Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So in previous class we did our chapter number 3 and I hope कि आपने अच्छे से उस chapter को revise कर लिया होगा. Now in today's class we are going to deal with our next chapter which is chapter number 4 and the title of the chapter is the judiciary, right? So आज के हमारे lesson के learning objectives क्या होने वाले हैं? So in this chapter we are going to learn about the judiciary and its key components in India. After that we are going to understand what is the structure and the functions of the Supreme Court and the High Court. After that, we are going to analyze the jurisdiction of the Supreme Court and the High Courts in India. And at last, we are going to explain what is the concept and the purpose of Lok Adalat in alternative dispute resolution. So, ये सारे ही topic हैं जो कि हम आज की क्लास में इंक्लूड करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. तो सबसे पहले है आपके पास बच्चों इंटरैक्टिव. तो इंटरैक्टिव में आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे आपके पास एक पिक्चर है और आपको बताना है कि नेम क्या है इस प्लेस का. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्लेस एंड When was this place established? और आपको बताना है कि ये जो place है वो कब establish हुआ था and what is the rank of this judicial body in a country's judiciary. So बच्चों आपको ये भी बताना है कि ये जो judiciary body है उसकी rank कितनी है हमारी country में. So बच्चों I'll give you a hint. ये जो picture है ये picture है आपके Supreme Court of India की and जो Supreme Court of India है that has the highest rank of judicial body. तो आपको बताना है कि इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, राइट? तो आप ये फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड यू विल राइट डाउन द आंसर. दैट इज योर होमवर्क. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट? सो जो लॉज होते हैं बच्चों, लॉज की जरूरत क्यों होती है, कानून की जरूरत क्यों होती है? ताकि हम रेगुलेट कर पाए वर्किंग ऑफ अ स्टेट को. नाउ जो पीपल वायलेट करते हैं लॉज को उनको पनिश किया जाता है और ये हम क्यों करते हैं? ताकि हम ये इंश्योर कर पाए कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है लॉज का या फिर नहीं. नाउ जो जुडिशरी होती है वो सॉल्व करती है डिस्प्यूट्स को, झगड़ों को बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर. एट टाइम्स ये सॉल्व करती है डिस्प्यूट्स को बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट एज वेल. नाउ in a dictatorial form of government and in the monarchical form of government, the dictator or the king is the legislative, executive and judiciary. तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किस टाइप की गवर्नमेंट की बात करते हैं, मोनार्कियल और या फिर आपकी डिक्टेटर वाली गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो किंग होता है, राइट, जो राजा होता है वही लेजिस्लेटिव होता है, वही एग्जीक्यूटिव होता है और वही जुडिशरी भी होता है. बट लेकिन हमारा इंडिया कैसा है? तो इंडिया में तो आपको डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है. सो जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और आपकी जुडिशरी होती है उनके इंडिविजुअल डिपार्टमेंट होते हैं अपने अपने एंड हर एक डिपार्टमेंट का एक रोल होता है प्ले करने के लिए. So, in a democratic country like ours, which is India, which has a long and written constitution, तो बच्चों हमारे पास क्या है, बहुत ही लंबा और लिखा हुआ भारत का संविधान है. एंड जो जुडिशरी होती है उसके पास भी सोल पावर होती है ताकि वो इंटरप्रेट कर पाए कॉन्स्टिट्यूशन को. नाउ अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है किसके बीच में बच्चों? सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में, या फिर स्टेट के बीच में भी क्या हो सकते हैं, डिस्प्यूट हो सकते हैं. इट हैज टू बी सेटल्ड बाय द जुडिशरी. तो उसको सेटल करने का काम किसका होता है बच्चों? जुडिशरी का होता है. इसी वजह से जो जुडिशरी है दैट इज द सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड द फाइनल इंटरप्रेटर और द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सो आपको ये याद रखना है. Now coming to our second topic जो कि क्या है बच्चों? The Supreme Court. So the Supreme Court is the apex of a judiciary pyramid in India. तो बच्चों अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो वो क्या है? वो पिरामिड सिस्टम में एपेक्स में प्रेजेंट होता है. नाउ कमिंग टू द कॉम्पोजिशन, ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसका कॉम्पोजिशन कैसा है? सो बच्चों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आपको चीफ जस्टिस देखने को मिलते हैं एंड 33 अदर जजेस भी होते हैं. जो नंबर होता है जजेस का वो चेंज होता रहता है बाय द पार्लियामेंट. नाउ जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं इन जजेस को इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस एज वेल. ये कंसल्ट करते हैं
द एग्जिस्टिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ताकि वो अपॉइंट कर पाए। फॉर अपॉइंटिंग अदर जजेस, जो चीफ जस्टिस होते हैं वो कंपल्सरी कंसल्टेड किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास पिक्चर है, ये पिक्चर है आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। फिर आता है बच्चों कि अगर किसी को जज बनना है तो उसके लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हमें देखने को मिलती है। सो बच्चों, एज अ जज हम आपको क्या देखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, सबसे पहली चीज कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, एंड ही मस्ट हैव बीन फॉर एटलीस्ट 5 years एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, और एटलीस्ट 5 साल तक उसने हाई कोर्ट में एज अ जज काम किया होना चाहिए। एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years, और 10 साल के लिए एडवोकेट होना चाहिए किसका बच्चों, हाई कोर्ट का, एंड मस्ट बी इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट एज वेल। फिर आता है बच्चों पे एंड अदर अलाउंसेस। सो बच्चों, अगर हम पे की बात करें, सैलरी की बात करें, तो जो चीफ जस्टिस होते हैं इंडिया के, उनको 2.80 लाख पर मंथ मिलता है, राइट। बिसाइड्स दिस उनको फ्री एंड फर्निश्ड हाउसेस भी मिलते हैं, कार भी मिलता है ड्राइवर के साथ, एंड वो ड्राइवर क्या करता है बच्चों, वो अटेंड करता है उनके ऑफिशियल ड्यूटीज को। दे गेट अ स्पेशल अलाउंसेस एज वेल, एंड जो उनकी सैलरी होती है दैट इज इन द लाइन विद द रिकमेंडेशंस ऑफ द 7th पे कमीशंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। फिर आता है टर्म्स ऑफ ऑफिस, राइट। सो जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट किया जाता है टू वर्क टिल दे अटेन 65 years ऑफ एज, मतलब कि 65 years के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। ऑल्दो दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, उनकी जो सर्विस होती है वो आप टर्मिनेट नहीं कर सकते बाय हिम। नाउ दे कैन रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट ऑफ देयर ओन अकॉस्ट वेन एवर दे लाइक, और वो कभी भी अपने पोस्ट से रिजाइन कर सकते हैं जब भी उन्हें रिजाइन करना होगा। इफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसयूजिंग हिज पावर ऑफ एक्टिंग अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ही कैन बी इम्पीच्ड। तो बच्चों, अगर किसी भी जज को क्या करते हुए पाया जाता है, अपने पावर्स का मिसयूज करते पाया जाता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट वो कुछ करते हैं, तो उनको इम्पीच भी किया जाता है, उनको पनिशमेंट दी जाती है। सो जब प्रोसीजर होता है इम्पीचमेंट का ऑफ अ जज, दैट इज सेम एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। फिर आता है बच्चों jurisdiction of the Supreme Court. So different types of jurisdictions are exercised by the courts in different types of cases, जैसे कि आपके ओरिजिनल, एप्लीकेट, एडवाइजरी, सुपरवाइजरी। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एक्ट एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस की। सो द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन दी, तो बच्चों यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करने वाला है, वो डिसाइड करेगा डिस्प्यूट को बिटवीन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट वर्सेस अदर स्टेट, और बिटवीन 2 or more स्टेट एज वेल। फिर आता है बच्चों आपका Appellate jurisdiction. So इसमें क्या होता है, so the Supreme Court hears appeals against some decisions of the High Court in 3 type of cases. कौन कौन से टाइप, पहला आपका सिविल केस, दूसरा आपका क्रिमिनल केस, और तीसरा आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट। सो जो जुडिशरी होती है वो क्या करती है बच्चों, हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है, एंड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन्स, जो जुडिशरी होती है वो इशू करती है रिटन डायरेक्शंस को टू द कंसर्न अथॉरिटीज। फिर आता है बच्चों एडवाइजरी और कंसल्टेटिव ज्यूरिडिक्शन। सो द प्रेसिडेंट में ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द जुडिशरी विच इज सुप्रीम कोर्ट ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ एज वेल, which in his opinion is of public importance. So जो कोर्ट होती है वो रिपोर्ट कर सकती है इस ओपिनियन को आफ्टर सच हियरिंग एज इट थिंक्स टू बी फिट। फिर आता है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो बच्चों जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो एक्ट करता है एज ए गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अगर गवर्नमेंट क्या करती है, पास करती है किसी भी लॉ को और इश्यूज को, एनी ऑर्डर विच इज इन द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो डिक्लेयर कर सकता है उस लॉ और ऑर्डर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल, राइट। तो बहुत ज्यादा पावर होती है। देन आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सो इट मीन्स दैट ऑल इट डिसीजंस एंड प्रोसीडिंग्स आर पब्लिश्ड एंड केप्ट एज रिकॉर्ड्स। तो बच्चों जितने भी डिसीजंस होती हैं, जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है कोर्ट की, उन सबको ही पब्लिश किया जाता है और एज अ रिकॉर्ड भी रखा जाता है। दे कैन बी कोटेड एज द प्रेसिडेंस
टू अदर सच केसेस एज वेल, एंड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं ऑफ द हाई कोर्ट उनको भी एज अ रिकॉर्ड रखा जाता है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, राइट। फिर आता है बच्चों आपके पास हाई कोर्ट। सो बच्चों हमेशा ही आपको हर जगह ही हायरार्की देखने को मिलती है और इसी तरीके से कोर्ट में भी हायरार्की होती है। सो हाई कोर्ट आपको स्टेट लेवल पे देखने को मिलता है विद हाई कोर्ट एट दी एपेक्स, राइट। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है दैट देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, हर एक स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट होना चाहिए। एंड हाउएवर द पार्लियामेंट्री मे बी लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। नाउ एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो हमारे पास सेपरेट हाई कोर्ट कितने हैं बच्चों, वो 25 स्टेट्स के लिए है। एंड कुछ हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा स्टेट के लिए भी सर्व करते हैं, इसी वजह से आपके पास 28 स्टेट्स हैं लेकिन 25 आपके पास हाई कोर्ट देखने को मिलते हैं। देन वी हैव कॉम्पोजिशन। सो हाई कोर्ट जो होता है बच्चों उसमें चीफ जस्टिस होते हैं और बहुत सारे अदर जजेस होते हैं, एंड एज में बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। फिर अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट की, सो जो चीफ जस्टिस होते हैं ऑफ अ हाई कोर्ट उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। जितने भी अदर जजेस होते हैं उनको भी अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। नाउ हर एक जज जो कि हाई कोर्ट का है वो एक ऑफिस को होल्ड करता है अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 62 ईयर्स। अब आप मुझे बताएंगे कि हमने सुप्रीम कोर्ट में कितनी एज पढ़ी थी, राइट। ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर। सो अगर जज क्या करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, उनको ग्राउंड पे भी रखा जाता है या फिर रिमूव भी कर दिया जाता है। बट इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट एंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट फॉर सच रिमूवल। लेकिन ये कब पॉसिबल है बच्चों, जब दोनों ही हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे इस बिहेवियर को, किसको बच्चों, प्रेसिडेंट को, और वो रिक्वेस्ट करेंगे रिमूवल के लिए, तभी ये रिमूव हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू एलिजिबिलिटी। सो बच्चों कौन कौन एलिजिबल है, सो अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट इफ ही और शी मीट्स द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। सो वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस व्हिच यू नीड टू बी अ जज, राइट। तो सबसे पहला है बच्चों कि सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, एंड 62 ईयर से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए, और He should have worked as a judicial officer for at least 10 years, मतलब 10 साल के लिए उन्होंने काम किया होना चाहिए as a judicial officers, और should have practiced as an advocate for at least 10 years, right? तभी आप क्या कर सकते हो, तभी आप जज बन सकता है। So तभी आप जज बन सकते हो। Now we have pay and allowances. So जो सैलरी होती है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट की वो कितनी होती है, वो 2.50 lakhs होती है पर मंथ, एंड अदर जजेस की होती है 2.25 lakhs, राइट, पर मंथ। नाउ उनकी जो सैलरीज एंड अलाउंसेस होती हैं they are charged on the consolidated fund of the state. Now coming to jurisdictions of the high court. So सबसे पहला आता है आपका ओरिजिनल jurisdiction. So बच्चों जो हाई कोर्ट होती है वो परफॉर्म करती है ओरिजिनल jurisdictions को in the following matters. So कौन कौन से matters हैं, जो ओरिजिनल jurisdictions होता है वो लिमिटेड होता है, बट जो केसेस होते हैं अगर वो रिलेटेड है फंडामेंटल राइट्स से, डाइवोर्स से, wills say, and laws which are related to marriage can be brought up, which is directly to the high court. फिर बात करते हैं बच्चों जो हाई कोर्ट होता है उसके पास पावर होता है to issue orders for the enforcement of fundamental right. Then we have power to interpret the constitution as well. So बच्चों ये जो पावर है that is also known as the power of judicial review. फिर आता है आपके पास appellate jurisdiction. So the high court hears appeals against all the type of decisions which is made by the subordinate courts. मतलब कि subordinate court ने जितने भी decisions लिए होते हैं high court उनके against appeal कर सकता है. The appeal can be of civil और वो criminal cases के appeals भी हो सकते हैं. It also hears appeals in matter which is concerning the land revenue and its collection, right? इन मैटर पे भी हमारा जो हाई कोर्ट है वो डील करता है. फिर आता है बच्चों आपके पास सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, राइट. सो बच्चों वो कोर्ट जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखने को मिलते हैं एंड बिलो इट दैट आर नोन एज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, राइट.
द कोर्ट सबऑर्डिनेटेड टू द हाई कोर्ट्स आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स। कौन कौन से कोर्ट होते हैं बच्चों? एक आपके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और दूसरा होता है रेवेन्यू कोर्ट। सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। सो देयर आर टू टाइप्स। पहला होता है आपके पास सिविल और दूसरा होता है आपके पास क्रिमिनल। सो बच्चों यहाँ पे जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं वाइल डीलिंग विद द सिविल केसेस, उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, राइट। तो बच्चों क्या बोलते हैं हम उनको? ऐसे जुडिशियल ऑफिसर जो कि डील करते हैं हमारे सिविल केसेस से, उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। जबकि ऐसे हमारे जुडिशियल ऑफिसर जो कि डील करते हैं आपके क्रिमिनल केसेस से, उनको हम बोलते हैं सेशन जज। Now, under each category, there are lower courts as well. First class, second class and third class magistrate आपको देखने को मिलते हैं, that are the lower levels under the district judge. ये क्या करते हैं बच्चों? ये भी हियर करते हैं अपील्स को which is against the decisions of lower civil and criminal cases. Now, appeal against the decisions of the district court, वो सीधा कहाँ चले जाते हैं बच्चों? केसेस हाई कोर्ट में चले जाते हैं। फिर आते हैं आपके पास रेवेन्यू कोर्ट्स। सो बच्चों ये जो कोर्ट होते हैं वो डील करते हैं मैटर्स के साथ विच आर पर्टेनिंग टू लैंड रेवेन्यू, मतलब कि लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो कहाँ पे देखे जाते हैं? वो रेवेन्यू कोर्ट्स में देखे जाते हैं। नाउ जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो हाईएस्ट अथॉरिटी होता है इन दी रेवेन्यू केस इन द डिस्ट्रिक्ट, और इसको हेड कौन करते हैं? डिविजनल कमिश्नर, जो कि असिस्ट करते हैं एंड वो करते हैं अंडर द डिप्यूटी कमिश्नर, जो कि जिनको कि हम कलेक्टर के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारीज, ये भी काम करते हैं फ्रॉम द डिवीजन एंड ब्लॉक टू विलेज लेवल रिस्पेक्टिवली। फिर आते हैं बच्चों हमारे पास लोक अदालत। नाउ लोक अदालत क्या होते हैं बच्चों? वॉलेंट्री टाइप ऑफ कोर्ट होते हैं टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ जस्टिस थ्रू म्यूचुअल कंसेंट। तो बच्चों म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पे हम क्या करते हैं? हम डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं। ये क्या करते हैं? बहुत ही सिंपल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं एंड यहाँ पे कोई भी एडवोकेट अलाउड नहीं होते। ये जो कोर्ट्स होते हैं वो सॉल्व करते हैं डिस्प्यूट्स को विच इज पर्टेनिंग टू टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं विच इज पर्टेनिंग टू लैंड, विच इज पर्टेनिंग टू प्रॉपर्टी और बिल पेमेंट्स, वो भी यहाँ पे सुने जाते हैं एंड दे हैव रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द कोर्ट। तो इनका मेन काम क्या होता है कि जितने भी हमारे कोर्ट हैं उनके वर्कलोड को ये कम करते हैं। द फर्स्ट लोक अदालत वो कब हुआ था बच्चों? वो हेल्ड हुआ था ऑन मार्च 14, 1982 AD में एट जूनागढ़ इन गुजरात। नाउ द लैंड ऑफ महात्मा गांधी, राइट। जूनागढ़ या फिर गुजरात क्या है बच्चों? उसको महात्मा गांधी का लैंड भी बोला जाता है। So the Lok Adalats have been given statutory status under the Legal Services Authority Act, which is on 1987 AD. So बच्चों this is the view of Lok Adalat, right? Now coming to the lesson echo. So हमने आज के चैप्टर में कौन कौन सी चीजें कवर की हैं? तो सबसे पहले हमने देखा द जुडिशरी सॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर। जुडिशरी क्या करती है बच्चों? सॉल्व करती है डिस्प्यूट्स को जो कि स्टेट और सेंटर के बीच में हुए होते हैं। फिर हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो एक्ट करता है एज ए गार्जियन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसमें चीफ जस्टिस और हमें 25 अदर जजेस भी देखने को मिलते हैं। फिर हमने देखा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है दैट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और एट लास्ट वी हैव सीन दैट द फर्स्ट लोक अदालत दैट वाज हेल्ड ऑन मार्च 14, 1982 AD। और कहाँ पे हेल्ड हुआ था बच्चों? जूनागढ़ इन गुजरात। और गुजरात को हम लोग लैंड ऑफ महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं। सो ये सारे ही टॉपिक थे जो कि हमने लेसन एको में कंप्लीट किए हैं। सो that is all about today's class. I hope आपको ये क्लास समझ आई होंगी and I hope you all will revise it. I'll meet you in your next class with your next interesting chapter. Till then, take care and bye bye.